नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, आपके संस्कृत पेडागॉजी की क्लास रहेगी और ये क्लास नंबर 5 है दोस्तों। इसके पहले 4th क्लासेज जो है ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग और संभावित प्रश्नों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लेक्चर का वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी फ्री टाइम हो लेक्चर को अटेंड करें, वीडियोस देखें, क्वेश्चन को समझें, कंसेप्ट को समझो और कंसेप्ट समझने के साथ साथ वर्ग 3 एग्जाम को फतह कीजिए। तो आइए साथियों, हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे। 15 क्वेश्चन है संस्कृत पेडागॉजी करेंगे। 15 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो वो भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है और एक मॉक क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत पेडागॉजी की क्लास की बात करेंगे, क्योंकि 15 नंबर कन्फर्म करना है, तो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। ये सारे पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त हो जाएंगे। और टॉपर नोट्स जिनको भी संस्कृत लैंग्वेज की चाहिए, तो टॉपर नोट्स भी आपको उपलब्ध है। तो टॉपर नोट्स भी आप लोग व्हाट्सएप पीडीएफ के द्वारा जो है मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तैः विकासैः भवति। अर्थात साथियों, छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है, किस विधि द्वारा होता है? वाद विवाद विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, पारायण विधिना, पाठशाला विधिना। ये एमपीटेड वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था। तो छात्रों में भाव प्रकाश शक्ति का विकास किस प्रकार से किया जाता है? अब देखिए, छात्रों में भाव प्रकाश शक्ति का विकास की बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं भाव क्या है? भाव प्रकाशनस। तो हम भाव किसके द्वारा बता सकते हैं? हमारे अंदर जो भावनाएं होंगी, हमारे अंदर जो भाव होंगे, अच्छे होंगे, गुण अवगुण किसी प्रकार से कैसे बता सकते हैं? तो कुछ न कुछ बातचीत होगी, मतलब वाद विवाद विधि की बात करेंगे। तो वाद विवाद छात्राणाम भाव प्रकाशनस शक्ति विकास ही वाद विवाद विधिना भवति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृतीय संरचनाएं कह पद्धति नितराम उपयुक्त भवति। यानी भारतीय संस्कृत की दृष्टि से संरक्षण की, भारतीय संस्कृत संरक्षण की कौन सी पद्धति जो है इनमें से नितरा उपयुक्त भवति। उपयुक्त आपको बताना है कौन सी विधि होगी भारतीय संस्कृत की संरक्षण के लिए। भंडारकर पद्धति, पाठ्य पुस्तक, परंपरागति या निर्वाध पद्धति। अब देखिए, प्रश्न को समझिए। भारतीय संस्कृत के संरक्षण की पद्धति पूछी जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त हमारी कौन सी हो जाएगी? नितराम उपयुक्ताई भवति। सभी लोग बताइए, आप लोगों को भी कमेंट करना है। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को समझिए, पढ़िए, फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि यहीं पर कमेंटेड है और यहाँ पे कमेंट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर देंगे तो आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। हमारी यही कोशिश रहती कि आप किस तरह से आप कमेंटेड हो, क्वेश्चन के आंसर फास्ट दे सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वह है आपकी परंपरागत पद्धति। जी हाँ, भारतीय संस्कृति और परंपरा, ये आपने पढ़ा होगा, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपरा है जो चली आ रही है, ठीक है। तो ये शब्द थोड़ी चीज़ें आपको एडिशनल सोचना पड़ेगा, शब्दों का थोड़ा मेल मिलाप है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याय पद्धति उद्देश्यम अस्ति। शिक्षण का सौलभ्य संपादन मतलब सुलभ कौन सी पद्धति का उद्देश्य होता है? निर्वाध पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, भंडारकर पद्धति या परंपरागत पद्धति। ये 3 ऐसी पद्धतियां जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती हैं। तो शिक्षण सौलभ्य संपादनम कौन सी पद्धति का उद्देश्य होता है? तो वह होता है दोस्तों पाठ्य पुस्तक पद्धति। जी हाँ साथियों, शिक्षण के सौलभ्य संपादन का जिस पद्धति का उद्देश्य होता है वह पाठ्य पुस्तक पद्धति। जी हाँ, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति पाठ्य पुस्तक पद्धति उद्देश्यम अस्ति। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है कि कह शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास तीव्र गतिम आधाति। यानी कौन से शिक्षण सिद्धांत के द्वारा मानसिक विकास तीव्र गति से जो है तीव्र गतिमाधाति, तीव्र गति से विकास होता है।
अभ्यासस्य सिद्धांतैः है, रुचि सिद्धांतैः है, मौखिक कार्यस्य सिद्धांतैः है, सकृत्याय सिद्धांतैः। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, अध्यापक अध्यापिकाएं सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षण सिद्धांत में मानसिक विकास के तीव्र गति से कौन सी वह विधि द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, सभी लोग बताइए। तो मानसिक विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सक्रियता सिद्धांत, जी हाँ, सक्रियताय सिद्धांतैः शिक्षण सिद्धांतैः मानसिक विकासे तीव्र गति माधि धाति। तीव्र गति से किस सक्रियता सिद्धांत के द्वारा तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। अगला है कह सिद्धांतैः क्रियाशील सिद्धांतैः इति नामना ज्ञायते। कौन से सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के नाम से या अन्य नाम से भी जाना जाता है। अभ्यासस्य सिद्धांतैः है, स्वाभाविकतया सिद्धांतैः है, बहुमुखी सिद्धांतैः या अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं क्रियाशील सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब, क्रियाशील मतलब चल रही हो चीज़, गतिमान चीज़ें की बात हो रही है। तो क्रियाशील किसके द्वारा होता है, तो क्रियाशील सिद्धांत को अभ्यास सिद्धांत, जी हाँ, अभ्यास सिद्धांतैः क्रियाशील सिद्धांतैः इति नामना ज्ञायते। मतलब अभ्यास सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कतिविधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकीं प्रयोजनम अस्ति। कौन सी विधि में, कतिविधेषु कौन सी विधि में कौशल का नैपुण्य संपादन भाषायाः संकेतम प्रयोजनम अस्ति। नैपुण्य संपादन भाषा का संकेतन का सांकेतिक प्रयोजन होता है। आपका त्रिविधेषु, द्विविधेषु, चतुर्विधेषु या पंचविधेषु कितने विधि होते हैं। कतिविधेषु कितने विधि के द्वारा कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। भाषा का सांकेतिक रूप में जो है प्रयोजन किया जाता है कितने कतिविधेषु, कितने विधि द्वारा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने D.Ed B.Ed किया है। बचपन मतलब यही हो गया, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। D.Ed B.Ed आपने कर लिया मतलब शिक्षक की ओर अग्रसर हो गए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह सभी लोग जानते हैं 4 विधियाँ, ठीक है, चतुर्विधेषु। आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्राणाम द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। छात्रों में द्वितीय लक्ष्य अधिगम में किम नामकम कौशलम अस्ति, किस नाम से कौशल होता है, किस कौशल को बोला जाता है। तो द्वितीयो लक्षित दिया गया है। तो द्वितीयो लक्षितों का मतलब क्या होता है, सभी बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी श्रवण, भाषणम दूसरा, सुनना, बोलना, पठन कौशल तीसरा, लेखन चौथा। तो क्रम में दिया गया है, तो भाषण कौशल हो जाएगा। छात्राणाम द्वितीयो लक्षित अगम विशेषः भाषण कौशलम अस्ति, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, सभी लोगों को समझना है। अगर पूरा सेंटेंस आपको, पूरा वाक्य जो समझ प्रश्न नहीं आ रहा, तो कुछ शब्दों को देखिए क्या चीज़ आप समझ पा रहे हैं, उसी के आधार पर प्रश्नों के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगला है वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तं प्रशिक्षणं भवति। देखिए हम कोई संस्कृत के टीचर नहीं है, हमारी जो हमने पढ़ा है ना बचपन में, इतनी चीज़ें तो जानते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, और मैथ्स सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मैनेज की जाती है, और लगभग 4 साल से ज़्यादा हो रहे हैं हमें इस पढ़ाते हुए, तो इन चीज़ों का एक नॉलेज हो जाता है, रिपीट। इसलिए अभ्यास प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के तौर पर सारा नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, नॉलेज हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो वर्णों के उच्चारण के शिक्षण में कौन सा नियम जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण होगा। स्वर यंत्र से, ताड़ेन्द्रिय से, श्रवणेन्द्रिय से या स्पर्श इंद्रिय से, कौन सा इंद्रिय होगा। वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। वर्णों को उच्चारण के शिक्षण में किस नियम के द्वारा प्रशिक्षण होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं वह नियम कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। वह होगा स्वर यंत्र। वर्णों का उच्चारण मतलब स्वर, इतना चीज़ें जान लीजिए। बाकी सेंटेंस नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम प्रक्रियायाम केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में कौन सी विशेष भूमिका होती है, किसकी विशेष भूमिका होती है। दृश्य उपकरण की, दृश्य शब्द उपकरण की, श्रव्य उपकरण की या दर्शक कारणाम।
तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में जिस विशेष भूमिका की आवश्यकता होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा। अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही तो कहीं ना कहीं अधिगम में क्या होगा, दिखाई भी देना चाहिए और सुनाई भी देना चाहिए, यानी दृश्य सब उपकरण की बात होगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम की, मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम बताइए, दूसरा नाम क्या बोला जाता है। इसे उपनाम होता है ना, वो इसी प्रकार अपरम नाम दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, भाषा पंजिका या संगणकम। ये वर्ग 3 में 2011 में शायद आया हुआ प्रश्न है। तो मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम बताना है। और सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क अपरम मतलब किसको हो जाता है, संगणकम। अगला प्रश्न, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापितुं शक्यते। मूल्यांकन में छात्र के पूर्ण रूप से किस प्रकार से माप सकते हैं। वैदुष्यम, चतुर्मयम, व्यक्तित्वम या प्रतिभम, किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो मूल्यांकन में छात्रों के पूर्ण रूप से, पूर्णतया, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया, पूर्ण रूप से मूल्यांकन का जो है छात्रों में किस प्रकार से हम माप सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से बात कर रहे हैं मतलब व्यक्तित्व की बात हो रही। अगर छात्रों के पूर्ण रूप से माप हो रहा तो मतलब व्यक्तित्व की माप हो रही, उसको क्या बोला जाएगा, व्यक्तित्व माप। अगला प्रश्न है कि बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याय परीक्षायाम अपेक्षते। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, यानी बहुत श्लोकों को कंठस्थ करना, याद करना, कौन सा परीक्षा को हम बोल सकते हैं। अंताक्षरी परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ, शलाका या निबंध। देखिए, श्लोक को याद करना, कंठस्थ करना वैसे पेडागॉजी में निगेटिव शब्द है, लेकिन थोड़ा प्रश्न को समझिए। कस्याम परीक्षाम अपेक्षते, किस परीक्षा की अपेक्षता होती कि बहुत श्लोकों को आपको याद करके रखना है। वह होगी कब होता है, जब चीज़ें अंत्याक्षरी की परीक्षा होती है अगर संस्कृत में, तो बहुत से श्लोकों को याद करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वह श्लोकों से ही अंत्याक्षरी होती है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आपका कंठस्थीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साक्षात्कारे का परीक्षा आयोजिते। साक्षात्कार जो परीक्षा होती है वह किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का आयोजन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ, मौखिक, निबंध रूप या निदानात्मक। देखिए, साक्षात्कार जिसे आपने इंटरव्यू में देखा होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार परिचय हो गया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, साक्षात्कार, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू या साक्षात्कार परिचय। तो साक्षात्कार परिचय का राइट ऑप्शन क्या होगा, वह हमारी कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। साक्षात्कार परिचय का मतलब होता है मौखिक, यानी मुँह बोल समझकर जो बोल के द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो वह कहलाएगा साक्षात्कार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है। सामान्य शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, विश्लेषणात्मक शिक्षण होता है या उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन प्रयोजन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन प्रयोजन जो होता है वह होता है उपचारात्मक प्रशिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे। संस्कृतम शिक्षणम मूल्यांकनम सम उपचारात्मक शिक्षणम प्रयोजनम अस्ति। अर्थात संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन किया जाता है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणे अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते। अर्थात परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के अवसर में कौन से उपादेयता वर्तते, कौन सा उपाय किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का या उपयुक्त पक्ष का। देखिए, परिष्कृत प्रश्न पत्र, ये चीज़ें समझना जरूरी है। परिष्कृत प्रश्न पत्र मतलब क्या होता है। परिष्कृत प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में भी ध्यान देना है, भावात्मक पक्ष में भी ध्यान देता है और क्रियात्मक में। इन तीनों पक्षों को जो है निर्माण, परिष्कृत प्रश्न पत्र अगर कोई निर्माण कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को प्रश्न पत्र जब बनाएंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष में भी ध्यान देना है, भावात्मक में भी ध्यान देना है और क्रियात्मक में भी ध्यान दिया जाता है। तो उपयुक्त पक्ष तटस्थ मतलब ये सभी पक्ष, ये पक्ष त्रयस मतलब तीनों पक्षों को बहुत ध्यान दिया जाता है परिष्कृत प्रश्न निर्माण अवसर में।
अगला प्रश्न है जो मॉक क्वेश्चन सभी को कमेंट करना है कि संस्कृत शिक्षणम उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण उद्देश्य क्या होता है? संस्कृतम शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्तिम। सभी लोग बताइए। अवबोधनात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक या उपयुक्त सर्वम। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स के संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। और आपने 15 में से कितने स्कोर आपने प्राप्त किया, कितने आंसर आपके सही हुए, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ, जिसमें ग्रामर और पेडागोजी के लगभग 200-400 प्लस क्वेश्चन हमने कंबाइंड किया है, जो वर्ग 3 में आए हुए प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, उस लेवल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो पेडागोजी के हैं। विथ ग्रामर भी आपको इम्पोर्ट यहाँ पे की गई है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पूछी जाती हैं। और मेन बात है पेडागोजी की, जो 400 प्लस जो है क्वेश्चन वहाँ पे कंबाइन किया गया है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन लग जाइए। और बेहतरीन जिनको करना है, किस बार करना है, तो आप टॉपर नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे मित्रों को, सभी लोगों को धन्यवाद। इसी तरह क्लास को अटेंड करते रहिए, लेक्चर को अटेंड करते रहिए, वीडियोज क्लासेज आपको जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।